हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेडिकल बायोलॉजी का एक टॉपिक है मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव के श्वसन तंत्र के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि संजीवों को अपने समस्त कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा उनको भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है। भोजन के ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है इसी को ही श्वसन कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि श्वसन जो है एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है, CO2 उत्पन्न होती है और जल उत्पन्न होता है। ऊर्जा जो होती है उसको रासायनिक ऊर्जा ATP के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है और CO2 वातावरण के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है श्वसन। इस लेसन के अंदर हम श्वसन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव के अंदर किस तरह से श्वसन, कौन से श्वसन अंग होते हैं और कैसे वो काम करते हैं, श्वसन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो गैसीय आदान प्रदान कैसे होता है। तो बात करें श्वसन की, तो श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है। प्राणियों के अंदर दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है, एक बाह्य श्वसन और दूसरा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। सबसे पहले देखते हैं बाह्य श्वसन क्या होता है। बाह्य श्वसन यानी बाह्य वातावरण से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का पहुंचना और कोशिकाओं से बाह्य वातावरण में CO2 का त्यागना, इस प्रोसेस को कहा जाता है बाह्य श्वसन। यानी बाहर से वायुमंडल से हम ऑक्सीजन लेंगे और जो कोशिकाओं के अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रही है, CO2 उत्पन्न हो रही है, उसको बाहर निकालेंगे शरीर से। तो इस जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है बाह्य श्वसन। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको सांस लेना भी कह सकते हैं, या इस प्रक्रिया को संवातन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संवातन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फेफड़ों के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा है आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो इस श्वसन के अंदर भाग के अंदर, श्वसन के भाग के अंदर जो है कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। भोजन का ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसको ATP के रूप में संग्रहित करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन जो है दो प्रकार का होता है। पहला है ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है? जब कोशिकीय श्वसन के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ऑक्सीजन यूज होती है, तो उसको कहा जाता है ऑक्सी श्वसन। और यदि कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन के अंदर ऑक्सीजन उपयोग नहीं हो रही है तो उस श्वसन को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। तो ये तो श्वसन के प्रकार की बात हो गई है कि श्वसन कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है। उसके बाद देखते आगे मानव के श्वसन अंग और मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव के जो मुख्य श्वसन अंग होते हैं वो फेफड़े होते हैं। फेफड़े मनुष्य के या मानव के, सजीवों के मुख्य श्वसन अंग होते हैं मानव के। और इसके बाद में सहायक अंग जो होते हैं, जो इसके साथ मिलकर के इस सिस्टम का निर्माण करते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसमें नासाद्वार है, नासा गुहा है, नासाग्रसनी गुहा, कंठ, श्वास नली और श्वसनी, ये सहायक श्वसन अंग होते हैं जो इसके साथ मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सहायक अंग और मुख्य श्वसन अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इसको अब हम पढ़ेंगे मानव के जो श्वसन अंग है। तो मानव में जो श्वसन के लिए मुख्य श्वसन अंग फेफड़े हैं और फेफड़ों के अंदर जो इनकी कुपिकाएं होती हैं वो श्वसन सतह का कार्य करती है। तो कैसे होती है? तो मानव में जो है श्वसन मार्ग, ये जो सहायक अंग है ये मिलकर के श्वसन मार्ग बनाती है।
ये श्वसन अंग है मुख्य है, और ये सारे जो सहायक अंग है ये मिलकर के श्वसन मार्ग बनाते हैं। यानी इस मार्ग से होकर के वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। अब वायु कैसे पहुंचती है और इनकी कैसी संरचना होती है तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है सबसे बाहर की ओर होते हैं नासा द्वार या बाह्य नासा छिद्र होते हैं। तो मानव के अंदर एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र होते हैं। ये आगे नासा गुहा के अंदर खुलते हैं। बाह्य नासा छिद्र या नासा द्वार आगे नासा गुहा के अंदर खुलते हैं। नासा गुहा के अंदर नासा गुहा जो होती है वो अस्थियों की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर श्लेष्मा झिल्ली जो है वो चढ़ी रहती है। इसमें कई सारी अस्थियां होती हैं, उनके द्वारा उनके ऊपर जो है श्लेष्मा झिल्ली चढ़ी रहती है, और इसके अंदर रोम भी पाए जाते हैं, बाल भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर जाने वाली वायु को छानने का कार्य करते हैं कि कोई भी डस्ट पार्टिकल धूल के कण जो है आगे फेफड़ों के अंदर ना चले जाए। और इसमें जो श्लेष्मा होती है वो श्लेष्मा झिल्ली होती है, वो श्लेष्मा का स्रवण करती है कि अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल आ गया है तो श्लेष्मा के अंदर फंस जाए, वो आगे ना जाए। ठीक है। और वायु जो है वो अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, गर्म वायु है या ठंडी है, तो वो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाए। तो जब इस घुमावदार जो है अस्थियों से होकर के वायु गुजरती है और श्लेष्मा के कांटेक्ट में आती है, तो उसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। ठीक है। तो बाल जो है वो धूल को रोकने का काम करते हैं, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। श्लेष्मा भी जो वायु को बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाने का काम करती है। ठीक है। तो ये नासा गुहा है। नासा गुहा के अंदर अस्थियां होती हैं। नासा मार्ग के अंदर एक नेजल अस्थि होती है, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला और एथमॉइड। ये अस्थियां इस नासा मार्ग के अंदर नेजल चैम्बर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है। अब ये नासा गुहा आगे खुलती है नासा ग्रसनी गुहा के अंदर। आंतरिक नासा छिद्रों की सहायता से नासा गुहा नासा ग्रसनी गुहा के अंदर खुलती है। नासा ग्रसनी गुहा आगे कंठ के अंदर खुलती है। कंठ एक त्रिभुजाकार कक्ष होता है। कंठ जो होता है वो एक त्रिभुजाकार कक्ष होता है, जिसमें कि जिसकी भित्ति के अंदर उपास्थियां पाई जाती हैं, उपास्थियों का बना होता है। तो इस कंठ की जो भित्ति होती है उसके अंदर 4 उपास्थियां पाई जाती हैं, एक थायराइड, एक क्रिकोइड, एक एरेटिनॉइड और एक एपिग्लॉटिस। 4 अस्थियां मिलकर के इस कंठ का निर्माण करती हैं। और कंठ के अंदर स्वरज्जु भी पाए जाते हैं, जो कि ध्वनि उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है। और कंठ की जो ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस कहा जाता है। कंठ की जो ओपनिंग होती है ये वाली, देखिए ये पीछे वाला ये कंठ है यहाँ पर, और ये श्वास नली है। ये श्वास नली है, ये भोजन वाली नली है। तो ये श्वास नली है। श्वास नली की ये ओपनिंग जो होती है इसको ग्लोटिस कहा जाता है। ठीक है। और इसके ऊपर ये ढक्कन होता है, इसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, जो कि भोजन को निगलते समय इसको बंद करने का काम करता है, ताकि भोजन इसमें ना चले जाए। क्योंकि मुख गुहा से भोजन आएगा वो इसके ऊपर से इधर जाएगा। ठीक है। तो भोजन इसके अंदर ना चला जाए तो ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को बंद कर देता है, इससे भोजन इस श्वास नली के अंदर नहीं जाता है। ठीक है। तो ये है इसकी संरचना। उसके बाद आगे इसकी जो है श्वास नली स्टार्ट हो जाएगी। अगला पार्ट जो है ये गुहा होगी, नासाग्रसनी गुहा होगी, कंठ हो गया, उसके बाद श्वास नली। तो ये इसकी श्वास नली है। श्वास नली जो होती है ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। श्वास नली लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी जो है नली होती है, जो कि कंठ से लेकर के वक्ष गुहा तक फैली रहती है। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है, 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसको श्वसनी कहा जाता है। तो ये श्वसनी 2 श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो कि अपनी अपनी ओर के फेफड़े के अंदर चली जाती है। इस श्वास नली और श्वसनी के अंदर जो है सी आकार के एपूर्ण जो है छल्ले पाए जाते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो कि इसको पिचकने से रोकते हैं। इस श्वास नली और श्वसनी को पिचकने से रोकते हैं, और ये छल्ले पृष्ठ सतह पर अपूर्ण होते हैं। ठीक है। अब इस श्वास नली और श्वसनिका की जो सतह होती है, भीतरी सतह होती है, उसमें श्लेष्मा कोशिकाएं और सीलिया भी पाए जाते हैं, पक्षमाप भी पाए जाते हैं।
अगर इसके अंदर कोई भी जीवाणु या फिर कोई भोजन का कण या कुछ और पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है तो उसको श्लेष्मा के अंदर लपेट करके सीलिया की सहायता से बाहर ग्रसनी के अंदर फेंक दिया जाता है, वहां ग्रसनी तक उसको पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि उसको या तो निगल लिया जाता है या बाहर थूक दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वक्ष गुहा के अंदर जो हृदय है, हृदय के पास में ही दो फेफड़े उपस्थित होते हैं। दायां फेफड़ा जो होता है उसके अंदर 3 पालियां होती हैं, दाएं फेफड़े के अंदर 3 पालियां होती हैं और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पालियां होती हैं। दोनों फेफड़े जो होते हैं 2 फुस्फुसावरण से ढके होते हैं, उसके ऊपर 2 फुस्फुसावरण होते हैं, डबल जो है झिल्ली से ढके हुए होते हैं, और इन दोनों फुस्फुसावरण के बीच में एक तरल पदार्थ पड़ा रहता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, कहते हैं। और इस जो फुस्फुसावरणों के बीच में जो कैविटी बन गई है, इसके बीच में कोई भी हवा नहीं होती, कोई वायु नहीं पाई जाती है, जिससे कि ये इनको पिचकने से रोकते हैं, इसलिए पिचकते नहीं। अगर किसी दुर्घटनावश इसके अंदर हवा चली जाती है तो ये फेफड़े जो है वो पिचक जाते हैं। ठीक है, और इसके बाहर जो है, इसके अलावा इसके बाहर जो है एक पसलियों का बना हुआ वक्षीय पिंजरा पाया जाता है, जो कि पार्श्व साइड से, लेटरल साइड से, पार्श्व साइड से, आगे से और पीछे से पसलियों का बना है, स्टर्नम का बना है, और पीछे की साइड में पिशेरी दंड होती है वो मिलकर बनाती हैं। नीचे की साइड में इसमें गुंबदाकार एक डायफ्राम पाया जाता है, नीचे की साइड में यहाँ पर एक गुंबदाकार डायफ्राम पाया जाता है, जो कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने का कार्य करता है। तो ये भी एक बंद जो है वक्षीय पिंजरा होता है, जो कि फेफड़ों की सुरक्षा करता है, फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, अब ये श्वसनिका जो है, श्वास नली से वायु की श्वसनी बन गई है, 2 श्वसनी बन गई है, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की, दोनों अपनी अपनी ओर के फेफड़ों के अंदर चली जाती हैं और फिर आगे जो है लगातार विभाजित होती जाती है। तो श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़े में जाने के बाद फिर विभाजित होती है, तो उस विभाजित होकर के प्राथमिक श्वसनी बनाती है। तो यहाँ पर देखिए ये श्वसनी है, ये श्वसनी विभाजित हुई, जिसने 2 ये शाखाएं बना ली है, तो ये प्राथमिक श्वसनी बन गई है। प्राथमिक श्वसनी फिर विभाजित होती है, 2 शाखाएं बना ली हैं, तो ये आगे द्वितीयक श्वसनी बन गई है। द्वितीयक श्वसनी फिर आगे विभाजित होती है, फिर इसने 2 शाखाएं बना ली हैं, तो ये तृतीयक श्वसनी बन गई है, तो ये तृतीयक श्वसनी होगी। इस तरह से लगातार ये आगे के आगे उप विभाजित होती जाती हैं, और ये तृतीयक श्वसनी जो है श्वसनिकाएं बनाती हैं, श्वसनिकाएं विभाजित होकर के अंतस्थ श्वसनिका बनाती है, अंतस्थ श्वसनिका फिर आगे विभाजित होती है और श्वसन श्वसनिकाएं बना लेती है। इस तरह से ये लगातार विभाजित होती रहती हैं। श्वसन श्वसनिका विभाजित होकर के वायु कुपिका वाहिनी बनाती है, वायु कुपिका वाहिनी आगे फिर विभाजित होकर के वायु कुपिका कोश या एट्रियम का निर्माण करती है। एट्रियम या वायु कोश, इससे छोटे छोटे जो है वायु कुपिकाओं के समूह जुड़े हुए होते हैं। इस एट्रियम से वायु कुपिकाओं के छोटे छोटे समूह जुड़े हुए होते हैं। दोनों फेफड़ों के अंदर कुल मिलाकर के लगभग 60 करोड़ वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। दोनों फेफड़ों के अंदर कुल मिलाकर के 60 करोड़ जो है वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं। वायु कुपिकाएं जो होती हैं यही जो है श्वसन की सतह जो है प्रोवाइड करती है, इसी से श्वसन की क्रिया जो होती है, गैसों का आदान प्रदान इसी के माध्यम से होता है। तो प्रत्येक जो वायु कुपिका होती है ये सूक्ष्म संरचना होती है, प्याले के आकार की ये संरचना होती है, जिसका व्यास होता है वो 0.2 mm होता है, 0.2 mm इसका व्यास होता है। और इसकी जो भित्ति होती है उसके अंदर रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है, और इसके अंदर एक परत के रूप में जो है रुधिर प्रवाहित होता है। बहुत ज्यादा रुधिर इसके अंदर जो है प्रवाहित होता है, और इसकी जो झिल्ली होती है जो श्वसन सतह का निर्माण करती है, उसका जो मोटाई है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इतनी मोटी इसके अंदर जो झिल्ली है वो पाई जाती है, जिससे कि होकर के
वायु जो है वो आगे कोशिकाओं के अंदर विसरित होती है, ठीक है। और ये जो कुपिकाएं हैं, वायु कुपिकाएं, इनकी भीतरी सतह जो होती है वो शल की उपकला की बनी हुई होती है, शल की उपकला की बनी हुई होती है। ये वायु कुपिकाएं जो है यही वो संरचनाएं हैं जिनसे मिलकर के, जिनसे जो है वायु जो है वो आगे कोशिकाओं में विसरित होती है। तो इसमें देखें तो ये श्वसन श्वसनिका, वायु कुपिका वाहिनी और वायु कुपिका कोश एट्रियम और वायु कुपिका, ये चारों संरचनाएं मिलकर के एक श्वसन यूनिट का, श्वसन इकाई का निर्माण करते हैं। इन चारों संरचनाओं से जो है श्वसन की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। इससे पहले वाला ये जो मार्ग है, इसमें कहीं पर भी किसी भी जगह गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ये एक तरह से ये डेड स्पेस होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी गैसीय आदान प्रदान नहीं होता है। यहां से जाकर के गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये है श्वसन तंत्र के बारे में, जो कि मानव का श्वसन तंत्र है, क्या उसमें संरचनाएं होती हैं, कहाँ तक इसमें श्वसन होता है, कौन कौन सी संरचना होती है, कैसे ये विभाजित होती है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।